हेलो। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग 2024 का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पेपर 2, इसको पार्ट 1 बोल सकते हैं इस लेक्चर को। ठीक है। इसका भी पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 आएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनता है तो फिर यूट्यूब पे प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है। इसमें भी हम लोग फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड सुप्रामोलिकुलर को कवर करेंगे। ये जो अभी प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें, इस प्लेलिस्ट में अभी तक में 23 लेक्चर कंप्लीट हुए। हम लोग 2013 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। 2013 से 2024 तक ये चारों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज लाएंगे, उसमें ऑर्गेनिक के जितने भी टॉपिक है, ठीक है, उसको चैप्टर वाइज हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। इसमें भी हम लोग आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग 2025 का एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए लास्ट के 5 ईयर के टॉप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही चाहिए। अगर आप 2013 से करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 5 साल का तो आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द सिल्वर सॉल्ट विद द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी इन वाटर। देखो, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब हाई के एस पी। हाई के एस पी मतलब सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मोर, या फिर ऐसे कह सकते हो ग्रेटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी, या फिर ऐसे भी कह सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे तो सिल्वर हैलाइड है, सारे के सारे सिल्वर हैलाइड। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाओगे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज करेगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, एजीएफ का, उसके बाद एजीसीएल का, उसके बाद एजीबीआर का, उसके बाद एजीआई का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एजीएफ, यानी ऑप्शन सी। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा अपना मोटा बुद्धि लगाओ। मोटा बुद्धि किसको बोलेंगे वो देखो। हमारे पास क्या है, सिल्वर है, और एक साइड इधर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अब एक चीज देखो, इसको अगर हम कुछ इस तरह से लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा समझने के हिसाब से। यहाँ पे लिख देते हैं ए जी। ठीक है। अब देखो, इसमें बॉन्ड किसके किसके बीच बन रहा है, सिल्वर का फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ। ठीक है। इसमें सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ बनेगा, एजी का भी साइज बड़ा है और आयोडीन का भी साइज बड़ा है। दोनों अमीर है, दोनों अमीर है, दोनों रिच रिच है। रिच और रिच के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। वहीं फ्लोरीन है यहाँ पे, इसका साइज छोटा है और सिल्वर का साइज बड़ा है। ये रिच है, ये पुअर है। तो रिच और पुअर के बीच उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनता है, इसीलिए इसके बीच अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनेगा तो ये ज्यादा जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी किसकी, एजीएफ की, क्योंकि इसके बीच का बॉन्ड वीक है कंपैरिजन टू एजीआई। इसीलिए बोला गया जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अमीर और गरीब के बीच का फासला, रिच और पुअर के बीच का फासला जैसे जैसे बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे घट जाएगी। ठीक है। सबसे सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन हो जाएगा, एजीएफ, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है। कॉमन सेंस से जाओ या फिर इस कॉन्सेप्ट से जाओ, बात बराबर है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन H3+। देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है। H3+ का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये प्लेनर होता है और ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बट ट्राइगोनल प्लेनर किस टाइप का होता है, ये ट्रायंगल शेप का होता है। ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज चारों साइड, मतलब तीनों साइड रहता है रेजोनेंस में। अब इसका बॉन्ड एंगल पूछ रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन लिखा है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये ज्यादा परफेक्ट होता है। अब एक ट्रायंगल में यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जो कि ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन ए ही है। ठीक है। ये हमारा H3
प्लस का स्ट्रक्चर है, इसका बॉन्ड एंगल 60 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, according to VSEPR theory, the shape of S2O4 2- and SF2Cl plus should be। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके लिए अब क्या ही कहा जाए। देखो S2O4 हम लोग पहले बनाते हैं, S2O4 2-, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सल्फर और सल्फर के बीच बॉन्ड होता है। उसके बाद इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, फिर इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, यहाँ पे भी लोन पेयर और यहाँ पे भी लोन पेयर। इसके ओवरऑल चार्ज 2- होता है। वही SF2Cl की बात करोगे तो सल्फर, एक फ्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, यहाँ पे लोन पेयर। इसके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अब देखो इसका, इसमें अगर ये बात करोगे, इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है ना, शेप पूछ रहा है। ओके, ये देखो ये तो पिरामिडल है, पिरामिडल, या फिर और अच्छे से कहना चाहो तो इसको बोल सकते हो ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, अब इसकी बात करोगे तो शेप, शेप ये भी ट्रायगोनल पिरामिडल ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि शेप में हम लोग लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं। तो लोन पेयर को इग्नोर करोगे तो 1 2 3 ही बॉन्ड बनेगा, बट लोन पेयर के कारण स्ट्रक्चर तो डिस्टॉर्ट होगा ना। ये भी हमारा ट्रायगोनल प्लेनर ही है, सॉरी ट्रायगोनल पिरामिडल ही है, ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, देखो होता क्या है, शेप में हम लोग लोन पेयर को इग्नोर करते हैं। सपोज इसको अगर इग्नोर करते हैं तो ये कुछ इस तरह से नहीं बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से नहीं बन जाएगा, इसको ट्रायगोनल प्लेनर बोल देंगे। क्योंकि अगर लोन पेयर इग्नोर करोगे, 3 बॉन्ड है तो ये तो कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए था। बट लोन पेयर इग्नोर करते हैं शेप में, बट उसका जो एप्लीकेशन है, उसका उसके कारण जो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हुआ उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये गलत हो जाता है। और हमारा ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका ट्रायगोनल पिरामिडल होगा। वही अगर इसके स्टेरिक नंबर की बात करोगे तो स्टेरिक नंबर में भी लोन पेयर काउंट होता है। देखो ज्योमेट्री अगर पूछा जाए उसमें लोन पेयर काम करेगा, लेकिन अगर शेप पूछा जाए तो लोन पेयर के कारण जो शेप डिस्टॉर्ट हुआ है वो तो चलेगा, बट हम लोग शेप को, लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसका स्टेरिक नंबर देखोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर तो 4, तो 4 के करस्पॉन्डिंग sp3, और sp3 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री हमारा टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, बट इसका शेप हमारा पिरामिडल होता है। पिरामिडल क्यों होता है? क्योंकि हम लोग लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं, तो ये ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। ठीक है, ये हमारा एकदम अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है कि इस चीज का। सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर हो उसका स्टेरिक नंबर निकालो, स्टेरिक नंबर से फिर ज्योमेट्री निकालो, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर ज्योमेट्री निकालो। उसके बाद अगर शेप पूछ रहा है तो लोन पेयर को इग्नोर करके देखो जो वो किस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, वहां से हम लोग शेप निकालते हैं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ट्रायगोनल पिरामिडल है। प्लेनर दे दिया, प्लेनर दे दिया, ट्रायगोनल पिरामिडल, यहाँ पे प्लेनर दे दिया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बोथ ट्रायगोनल पिरामिडल है। नेक्स्ट, the number of lone pair for the following set of compound are in 3 0 1 respectively. Identify the correct sequence of compound। ये सीक्वेंस में है जिसमें पहले में कितना क्या है, लोन पेयर 3 होना चाहिए, दूसरे में 0 होना चाहिए और तीसरे में 1 होना चाहिए। इसके लिए या तो बारी बारी से सबका एक बार स्ट्रक्चर बनाओ, या नहीं तो रेंडमली देखो कहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो XeF2, XeF2, ये रहा XeF2। इसमें ये कुछ लोन पेयर हो जाएंगे, 3 लोन पेयर। देखो Xe आउटर मोस्ट में एक 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो 3 लोन पेयर तो बच गया ना, तो ये तो 3 हो गया। अब IF7 देखो, आयोडीन आउटर मोस्ट में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर बच गया। यहाँ पे बोल रहा है 0, ये तो यहीं पे कट जाएगा। ठीक है, इसका अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह से होता है, आयोडीन 1 2 3 4
5 और यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, ये फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। देखो, इसकी बात करें, ये हमारा कौन सा शेप है? लीनियर शेप, लीनियर शेप। ठीक है, और अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करोगे तो 1 2 3 4 5, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, क्योंकि इसका एस्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 5, 5 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? sp3d। sp3d मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, वो सब अभी बात की बात है, अभी हम लोग सिर्फ लोन पेयर काउंट करेंगे। ठीक है, नहीं तो एक स्ट्रक्चर को समझ लो और अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। ये हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, शेप में लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमारा लीनियर शेप का हो जाता है। ठीक है, इसमें एक लोन पेयर है तो ये तो कट गया यहाँ से। इसमें CH4, इसमें 0 लोन पेयर है, ये तो वैसे भी कट गया। अब देखो, CH4 वाला और कोई है इधर? नहीं है। चलो ठीक है, IF5 वाला कहीं और है तो नहीं है, तो चलो फिर देखो, IF5, ठीक है, सेम ClF5 भी होगा, क्योंकि जैसे आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। 5 फ्लोरीन तो 5 फ्लोरीन। अब यहाँ पे कितना लोन पेयर बच हुआ था? इसका एक हुआ था, ये भी एक हो जाएगा इसका लोन पेयर, और एक दिया गया है, तो अब पहले इसी को चेक कर लेते हैं। ICl2 माइनस, देखो, आयोडीन आउटर मोस्ट में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। एक देखो माइनस चार्ज यहाँ पे है, एक 8। ठीक है, अब 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। देखो, 1 2 3, इसमें भी 3 लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर हो गया, और इसमें एक लोन पेयर हो गया, तो 3 और 1 तो मैच कर गया। तो एक बार इसको देख लो पहले, उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखना। SbF6, Sb मतलब नाइट्रोजन की फैमिली का है, आउटर मोस्ट में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अब देखो, 6 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6, इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आगे अब किसी को चेक करना ही नहीं है। ठीक है, फिर भी आप लोग चेक करके देख लेना आगे। ऑप्शन इसका सी ही सही आंसर है। अगर किसी स्ट्रक्चर में डाउट हो, किसी लोन पेयर काउंट करने में डाउट हो, तो बताना कमेंट। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, match the transformation given in column 1 with with the reagent in column 2 and choose the correct option given below। देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया और इधर रिएजेंट दिया गया, इसको बोल रहा है मैच करने के लिए। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। देखो, पहला हमारा क्या है? MnO4 से माइनस से MnO4 2 माइनस, इसमें हमको क्या चाहिए? एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो वही इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ दिया गया? ये कॉलम 2 के सेकंड में, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, NH3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखो, दूसरा में हमारा क्या दिया गया है? टर्ट ब्यूटेन। ठीक है, टर्ट ब्यूटेन से हमारा किधर जा रहा है? टर्ट ब्यूटेन केटाइन में। ये तभी पॉसिबल जब हमको कोई मैजिक एसिड चाहिए, मैजिक एसिड, या फिर इसको सुपर एसिड भी बोलते हैं, सुपर एसिड। और सुपर एसिड हमारे ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन 3 में। ठीक है, H2SO3F- सॉरी प्लस, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड, Ag प्लस Au गिव्स AgAuF4। इसमें हमको क्या चाहिए? फ्लू फ्लोरोनेटिंग एजेंट, फ्लोरोनेटिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हो इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, इस कॉम्प्लेक्स में कहीं फ्लोरीन है नहीं, तो कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए जो फ्लोरीन डोनेट करे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो।
इसमें हो जाएगा नीड, वी नीड लिक्विड Br F3, ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है। अब जो बच गया वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंपल। जो बच गया उसको उसी के साथ फेंक दोगे ना। चौथा, H3 फॉस्फोरिक एसिड से हमारा कैटायन में जा रहा है, HPOH होल 4। इसके लिए हमको कोई स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, ठीक है, नीड ए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि दिया गया हमारा H2SO4। तो ये रहा पहला। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, देखो कहाँ है। दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन बी हमारा दिया गया सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन लिगेंड NMe3 and PMe3 binds with Be2 plus and PD2 plus metal। देखो फिर से पूछ दिया हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस इंटरेक्शन। NMe3 और PMe3 को कंपैरिजन करवाओ। इसमें फॉस्फोरस अलग है, इसमें नाइट्रोजन अलग है, बाद बाकी Me3 तो दोनों में है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में क्या क्या जानते हैं? सबसे पहली बात, इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, इसके ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। मतलब इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड लिगेंड। ये हमारा हो जाएगा सॉफ्ट लिगेंड, ठीक है। अब हमारे पास दिया क्या क्या गया है वो देखो। Be2 प्लस दिया गया है और PD2 प्लस। चार्ज सेम है दोनों में, ठीक है, सेम। साइज स्मॉल साइज का होता है और PD2 प्लस लार्ज साइज का होता है। अगर लार्ज साइज है तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, ये स्मॉल साइज है तो ये हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड और हार्ड का इंटरेक्शन हो जाएगा, तो इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Be2 प्लस, और इसके साथ PD2 प्लस, सिंपल। अब देखो, बाइंडिंग इज स्ट्रॉन्गर फॉर NMe3 विथ Be2 प्लस एंड PMe3 विथ PD2 प्लस। हमारा ऑप्शन ए ही सही है, बाद बाकी को तो पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, इसका डायरेक्ट उल्टा दिया गया है। लिगेंड्स बाइंड इक्वली स्ट्रॉन्ग विथ बोथ मेटल आयंस एज दे आर डाइकेटानिक, बिल्कुल गलत बात है। लिगेंड्स बाइंड इक्वली स्ट्रॉन्ग विथ बोथ द मेटल आयन एज बोथ लिगेंड हैव पिरामिडल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। बाइंडिंग हमारा कंप्लीटली हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द मोस्ट यूज्ड एसिड कैटलिस्ट इन ऑयल इंडस्ट्री एंड द रिलेवेंट प्रोसेस आर रिस्पेक्टिवली। देखो मोस्ट यूज एसिड कैटलिस्ट हमारा जो होता है वो जियोलाइट होता है, और जियोलाइट के बारे में प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं। जियोलाइट हमारा क्या होता है, एक होता है ये MX/N, ये कोई भी हो गया, सोडियम, लिथियम, जो भी हो, एक मेटल सेंटर होता है जो चार्ज को बैलेंस करता है। उसके बाद इसके ब्रैकेट में आता है AlO2(X), SiO2(Y) इंटू ZH2O। ये होता है हमारा जियोलाइट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट। और जियोलाइट का यूज कहाँ होता है, हमारा क्रैकिंग प्रोसेस में, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्यादा लिखना ना पर इसलिए पहले से ही ऐड करते हैं। एल्यूमिनियम सिलिकेट्स आर वाइडली यूज्ड एसिड कैटलिस्ट इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री। दे प्ले ए की रोल इन क्रैकिंग प्रोसेसेस, particularly catalytic cracking, to break down large hydrocarbon molecules to smaller and more valuable fractions like gasoline। मतलब बड़ा बड़ा हाइड्रोकार्बन को ये क्रैक करके छोटे और वैल्यूबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। रिफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफन यूज मेटल कैटलिस्ट रेदर देन एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। ये हमारा है जियोलाइट, ठीक है। कैटलिस्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये हमारा कैटलिस्ट जियोलाइट का कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर BH H3BCO। देखो
इधर C ट्रिपल बॉन्ड O, इधर H, इधर डैश पे H और इधर वेज पे H। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर। इसमें अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है, करेक्ट स्टेटमेंट। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ B एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ CO। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसको बोल रहा है। देखो अगर BH3 होता तो ये तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है, लेकिन यहाँ पे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग sp3। बाद बाकी इसको यहाँ पे काट के निकल जाओ। अब देखो इसमें क्या बोला गया था, एक बार ये भी देख लेते हैं। बोरोन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ CO, या ये तो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है वो देखो, इसमें ये हमारा लुईस बेस की तरह काम करता है, लुईस बेस। और ये हमारा लुईस एसिड की तरह काम करता है, लुईस एसिड। ठीक है, इसीलिए ये इसका लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ये तो सही है बट ये गलत था, इसलिए पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इट्स म्यू CO वैल्यू इज मोर देन दैट फ्री CO। देखो अगर फ्री CO की बात करोगे, फ्री CO की बात करोगे, इसका होता है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन यहाँ पे जो CO है इसका है 2164.7 सेंटीमीटर इनवर्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही है। फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +4 इन द कंपाउंड। देख लेते हैं, BH3C ट्रिपल बॉन्ड O। इसमें हमको कार्बन का मानना है तो इसको X मान लो, ऑक्सीजन का -2 होता है, बोरोन का +3 होता है। अब 4 हाइड्रोजन है तो इसका -3 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा, इक्वल्स टू 0। X इक्वल्स टू +2 आएगा, +4 नहीं आएगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोरोन अमॉन्ग द फॉलोइंग। बोरोन के रिगार्डिंग हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। न्यूक्लियर स्पिन ऑफ 11B इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 10B। 11B इसका न्यूक्लियर स्पिन होता है 3/2, और 10B इसका न्यूक्लियर स्पिन होता है 3। यहाँ पे एकदम अपोजिट दिया गया, 11B का ज्यादा बोला जब 11B का कम होगा। 11B का 1.5 होगा और 10B का 3 है, तो डायरेक्ट डबल है। ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। पोलैरिटीज ऑफ बोरोन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर अपोजिट। देखो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, कैसे सही है वो देख लो, एक सेकेंड। यहाँ पे बोरोन लिखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो, यहाँ पे कार्बन लिखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो। इसमें हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, बोरोन से। कैसे, इसका 2.20 होता है, इधर भी 2.20 होता है। बोरोन का 2.04 और कार्बन का होता है 2.55। ठीक है, ये अराउंड लिख रहे हैं, एग्जैक्टली अराउंड है। यहाँ पे देखो पोलैरिटीज बिल्कुल अपोजिट है, इधर हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट देखो, क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ 10 बोरोन मच मोर देन दैट ऑफ 11 बोरोन। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कैसे सही है वो देखो। 10 बोरोन स्ट्रांगली एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, मतलब यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं भी पता होता तो इसको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चंस मार्क लगा के रखो। चौथा देख लो, बोरोन रिएक्ट विथ बॉइलिंग एक्वस NaOH सॉल्यूशन टू फॉर्म NaBOH होल फोर। मतलब ये बोल रहा है बोरोन का अगर रिएक्शन हम NaOH से करवाते हैं तो हमारा क्या होता है, ये तो सोडियम बोरेट बनता है ना, सोडियम बोरेट। इसका फॉर्मूला देखोगे तो ओ सॉरी Na3BO3, ये सॉलिड। अगर इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 बोरोन आएगा जो कि सॉलिड है, और 6 NaOH, यहाँ पे 2। ठीक है, ये हमारा एकदम करेक्ट रिएक्शन है, और यहाँ पे ये गलत दिया गया है। तो चौथा गलत हो गया है हमारा, पहला गलत हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा पे डाउट,
सॉरी, चौथा गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा 3 तो गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, मतलब स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 हमारा सही है। अगर आपको इस स्टेटमेंट पे डाउट था तो आप आगे बढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट, MnCr2O4 इज नॉर्मल स्पिनल इनवर्स और CFSE। देखो, स्पिनल्स स्पिनल्स का हम वीडियो अपने चैनल पे बना चुके हैं, अगर वहां देख लो, नहीं तो एक बार देख लो स्पिनल्स कैसे होता है। स्पिनल्स ये काफी इंपॉर्टेंट है और एक बार में इसका आंसर निकल जाता है। ये दो टाइप का होता है, पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है इनवर्स। ठीक है, नॉर्मल कैसा होता है, इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला MaB2O4। इसमें ए और बी दोनों अलग अलग मेटल हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, बट ये एक फॉर्मेट में रहता है। इसमें ए हमारा +2 में रहेगा और बी हमारा +3 में रहेगा। ए हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहेगा और बी हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में रहेगा। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमारा 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक मेटल और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है तो इसका ऑक्यूपेशन हो जाएगा 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब ऑक्टाहेड्रल का देखो कितना, दो मेटल है, सॉरी दो मेटल है, इसका ऑक्यूपेंसी हो जाएगा 2/4 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये हो गया नॉर्मल का। अगर इसके इनवर्स की बात करोगे तो ये होता है, सॉरी ये होता है BaBO4। ठीक है, इसमें बी हमारा होता है +2 में और ए बी हमारा होता है +3 में। ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं वो देखो। अगर आपको दे दिया गया सपोज AB2O4, ठीक है, एक मिनट इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, थोड़ा ज्यादा अच्छा है। देखो, उसके बाद ये +2 में फिर ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऐसे आ जाएगा, इधर ये +3 में ये भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस एक चेंज क्या होता है, हमारा जो एक बोरोन है जो कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड, सॉरी एक बी जो था जो मेटल है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड से उठ के आ गया हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड में आ गया, बस इतना ही डिफरेंस होता है। अगर आपको दे दे तो आपको चेक कैसे करना है, AB2O4 अगर सपोज दे दिया, एक लाइन खींचो, इधर ए लिखो, इधर बी लिखो, इसको +2 और इसको +3। अब इसका +2 में ऑक्टाहेड्रल लिखो, इसको भी +3 में ऑक्टाहेड्रल लिखो। इसका CFSE निकालो, अगर इसका CFSE 0 आया और इधर कुछ वैल्यू आया तो ये हमारा नॉर्मल स्पिनल है। सपोज इधर कुछ वैल्यू आया और इधर 0 आया तो ये हमारा इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे फाइंड करो, नहीं तो एक शॉर्ट ट्रिक लेना चाहो तो वो भी ले लो, काम आएगा बहुत। ट्रिक, CO+3, क्रोमियम +3, मैंगनीज +3 और एल्यूमिनियम +3 ये दिख जाए कहीं पे भी वो पक्का नॉर्मल होगा, नॉर्मल स्पिनल। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट NiAl2O4। ठीक है, इधर लिख लो Fe+3 हमेशा इनवर्स होगा, किसको छोड़ के, ZnFe2O4। सिर्फ ये नॉर्मल है, Fe+3 इसमें सिर्फ ये नॉर्मल है और इसमें Al+3 सिर्फ ये इनवर्स है। या तो इतना याद रखो, नहीं तो सॉल्व करो, हम तो बोलेंगे आप लोग दोनों ध्यान रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब एक बार क्वेश्चंस देखो, MnCr2O4, सबसे पहली बात तो Mn, इसमें क्रोमियम, सॉरी देखो, Mn और Cr ये +2 में है, ये +3 में है सपोज,
ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा सीधा। ठीक है, नहीं तो सॉल्व करो। देखो, mn लिखो, इधर cr लिखो, एक डंडा खींचो, ये +2, ये +3, ये ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। अब mn+2 मतलब d5। ठीक है, mn क्रोमियम +3 मतलब d3। अब इसका CFSE 0 आता है, d5 का CFSE। देखो, 1 2 3 4 5, इधर T2G, इधर EG, 1 2 3 4 5। इसका हो जाएगा -0, सॉरी +0.6 × 2, और इसका हो जाएगा -0.4 × 2। ये हो जाएगा 1.2 -1.2 = 0। तो D5 का CFSE हमारा 0 होता है। ये बस कैलकुलेट करके एक बार बता दिए, आगे नहीं बताएंगे। अब D3 का CFSE हो जाएगा हमारा -1.2। इधर 0 है और इधर कुछ वैल्यू है, तो ये हमारा नॉर्मल स्पिनल है। या तो ऐसे फाइंड करो, ये तो वो जो ट्रिक बताए थे, यहाँ पे जो होगा उसको +3 में काउंट करके पहले देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमियम +3 हमारा ऑलवेज नॉर्मल होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल स्पिनल। इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये नॉर्मल। अब इसका पूछ रहा है CFSE, MnCr2O4 का। देखो, Mn का +2 का तो CFSE 0 हो गया। ठीक है, अब इसका बच गया -1.2। इसका क्रोमियम +3 का CFSE हमारा -1.2 आया। ये -1.2 हमारा क्या है, डेल ओ है। इसी को DQ में कन्वर्ट करोगे तो -12 DQ हो जाएगा। ये -12 DQ किसका है, एक क्रोमियम का है, और हमारे पास है कितना, 2 क्रोमियम है, तो इंटू 2 इक्वल्स टू -24 DQ। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर अगर आपको नहीं आएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा है, वरना अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, ऐसे फाइंड करने का प्रैक्टिस कर लो, या फिर क्रोमियम 3+, कोबाल्ट 3+, मैंगनीज 3+, एल्यूमिनियम 3+, कहीं पे भी दिख जाए तो इसको नॉर्मल मान के चलो। इसमें एक एक्सेप्शन है, निकेल Al2O4, ये हमारा इनवर्स होता है। ठीक है, दूसरा Fe+3 ऑलवेज इनवर्स, किसको छोड़ के, ZnFe2O4 को छोड़ के। क्यों, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल होता है। अगर आप लोग इन 4 को और एक 5 को ध्यान में रखोगे तो स्पीएल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, CFSE कैलकुलेशन तो आता ही होगा, इसमें और क्या बताएं। नेक्स्ट, Vasca complex react with hydrogen gas to undergo oxidation addition reactions, leading to increased formal oxidation state of the central atom 2+3. ठीक है, and also increase coordination number of +6. Which of the following is the correct IUPAC formula of the reactant complex? देखो, अगर आपको वास्का कॉम्प्लेक्स का ये IUPAC फॉर्मूला लिखो तो बहुत इजी हो जाता है, इसलिए इतना घुमा के पूछा गया। बेसिकली इसमें पूछा क्या है, वास्का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आपको आता है या नहीं। वास्का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, IrClCO PPS3 होल 2, यही होता है। इसका आंसर है IR, यहाँ पे Cl2 दे दिया, IrClCO PPS3 होल 2 हमारा ये करेक्ट आंसर है। रोडियम यूज नहीं होता वास्का कॉम्प्लेक्स में। आप देखो, ये तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। बट क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक बार क्वेश्चन की भी बातें सुनते हैं हम लोग। ये कह रहा है IrClCO PPS3 होल 2 का रिएक्शन जब हम करवाते हैं हाइड्रोजन गैस से, ये रहा हाइड्रोजन गैस, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है IrH2Cl CO PPS3 होल 2। ये पूरा क्वेश्चन कह रहा है, और इसमें पूछ रहा है जो ये क्या है, ये तो वास्का कॉम्प्लेक्स है, उसी की तो बात कर रहा है। अब देखो, ये क्या बोल रहा है, अंडरगो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन लीडिंग टू इंक्रीज फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम 2+3। देखो, इसमें आया इरिडियम +3 में है और इसमें इरिडियम +1 में है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, क्लोरीन के कारण +1 है।
एंड इंक्रीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2+6। देखो, दो, दो चार, दो छः, छः कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, वही बोल रहा है। मतलब इसमें सीधी सी बात है, वास्का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला पूछ रहा था, इतना लेंदी बना के। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। और ये रहा रिएक्शन जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, रिएक्शन भी एक बार आप लोग देख लो। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ PiH2O होल 6 3 प्लस इन सॉल्यूशन comprise of a maximum with the solder, the reason for solder in। देखो, इसको ऑर्गन डायग्राम से सॉल्व करोगे, टिटेनियम 3+, स्कैंडियम टिटेनियम, मतलब टिटेनियम 2+ तो D2, और टिटेनियम 3+ तो D1। ठीक है, ऑर्गन डायग्राम में हम आपको बताएंगे, पिछले बहुत बार करवा चुके हैं PYQ में, जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 होल, 2 होल, ऐसे। अब देखो D1 है तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हमारा ऑक्टाहेड्रल है। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा कुछ ऑर्गन डायग्राम से पिक आता है, बट उस पिक की ये बात नहीं कर रहा है। ये कौन सी पिक की बात कर रहा है? शोल्डर पिक की बात कर रहा है। शोल्डर पिक किस वजह से आता है? D1 में भर भर के होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखो, 1 2 3 4 5, फिर T2 EG, फिर T2G। यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से अनसिमेट्री आती है और ये हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, उस वजह से शोल्डर पिक आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ऑप्शन सी। और बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ NiBr2 with 2 equivalent of PPH3, मतलब NiBr2 with 2 equivalent of PPH3 in CS2 at -78 degree Celsius gives a red color diamagnetic complex, मतलब NiBr2 PPH3 ये क्या है? रेड कलर है, ये है रेड कलर और डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, दिस ट्रांसफॉर्मेशंस टू ग्रीन कलर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। सेम ये ग्रीन कलर बना रहा है, ग्रीन कलर और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ग्रीन कलर और पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, किस पे बना रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस पे बना रहा है। इसमें पूछ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। देखो, पहली बात और सीधी बात, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। डायमैग्नेटिक है, रेड कलर है, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसमें पैरामैग्नेटिक है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये टेट्राहेड्रल होगा पक्का। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। केमिकल फॉर्मूला भी हमारा इसमें 4 है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होगा। अब निकेल इसमें +2 में है, तो निकेल +2 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो 1 2 EG आ जाएगा नीचे, ऊपर चला जाएगा P2G। इसमें फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल विथ 1 नहीं होगा, टेट्राहेड्रल विथ 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 तो किसी जन्म में अनपेड इलेक्ट्रॉन होने वाला था नहीं। निकेल 2+ है तो 1 कैसे होगा? ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। और स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ये कॉम्प्लेक्स है जो कि टेट्राहेड्रल है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखो, मिस मिस मेटल इन एलॉय ए कमर्शियल फॉर्म कंसिस्टिंग मेजरली अप्रोक्सीमेटली 95। इस मेटल में क्या प्रेजेंट है? कौन सा? मेजरली क्या प्रेजेंट है इसमें? 95%। देखो, मेजरली इसमें प्रेजेंट होता है क्या? सीरियम।
ठीक है, ये होता है 50%। उसके बाद होता है लेंथेनम, ये होता है अराउंड 25 डिग्री, सॉरी 25%, अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इसमें नियोडियम, ये होता है अराउंड 15%। उसके बाद होता है प्राजोडियम, प्राजोडियम, ये होता है अराउंड 5%। ये होता है मेजरली परसेंट, तो टोटल मिला के 95% ये पूछा गया अप्रोक्सीमेटली। ये सारा कौन कौन सा एलिमेंट है, लेंथेनाइट एलिमेंट है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रिमेनिंग 5% है वो भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, रिमेनिंग 5%, रिमेनिंग 5% इज टिपिकली composed of iron with trace amount of sulfur, carbon, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ये 5% भी हमको ध्यान में रखना है। अगर 2024 में 95% पूछा है, 2024 में 5% पूछ दे तो, इसलिए ये भी ध्यान रखना। इसमें ट्रेस अमाउंट में क्या होता है, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, किसके साथ कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड विथ आयरन। बट इसका आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट 3.4 bm of hydrated salt of EU3 plus at 27 degree Celsius significantly different from the calculated value. The difference is due to, देखो EU3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f6 होता है, XE4f6, ये +3 का बता रहे हैं। अगर नॉर्मल EU, जो नॉर्मल कंडीशन न्यूट्रल है, सॉरी +2 भी नहीं, न्यूट्रल, वो होता है 4f7 6s2, तो +3, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल इसका है 3.4, और इसका एक्सपेरिमेंटल निकालोगे, सॉरी एक्सपेरिमेंटल है 3.4, और थियोरेटिकली इसका 0 होता है। 0 कैसे होता है, जैसे हम लोग निकालते हैं म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू, वैसे एफ ब्लॉक में नहीं निकलता है। ठीक है, ये एफ ब्लॉक में नहीं निकलता है। एफ ब्लॉक में कैसा होता है, म्यू जे इक्वल्स टू जी जे इंटू रूट अंडर जे इंटू जे प्लस वन, तो हमको पहले जे निकालना होता है। सपोज अगर जे निकालोगे 4f6 का 2s+1 निकालोगे तो 7 हो जाएगा। एल वैल्यू इसका निकालो तो 3 होता है। कैसे होता है 3, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। इसमें फिल करो, 1 2 3 4 5 6, एल वैल्यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका तो 0 ही है, तो हमारा सिर्फ 3। 3 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, एफ, क्यों, एस इक्वल्स टू 0, पी इक्वल्स टू 1, डी इक्वल्स टू 2, एफ इक्वल्स टू 3, तो हमारा हो जाता है 7f। अब देखो लेस देन हाफ फील्ड है, तो यानी एल माइनस एस हमको निकालना पड़ेगा। एल कितना है 3, एस कितना हो जाएगा, टोटल कितना 6 है, 1/2 इंटू 6, तो ये हो गया 3, तो 3 माइनस 3 करोगे तो 0, तो ये इसका हम लोग टर्म सिंबल में निकाल दिया 7f0, इसमें जे वैल्यू हमारा हो गया 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो हमारा इसका हो जाता है 0 मैग्नेटिक मूवमेंट। और लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल होता है 3.4। ये 3.4 होने का रीजन पूछ रहा है। देखो होता क्या है ना, जे इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू 1, इसका जो डिफरेंस होता है ना वो इतना कम होता है एक्साइटेड स्टेट, जो ये थर्मल एक्साइटेशन से ही हो जाता है। ठीक है, ये जो दिया गया है, पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हायर जे लेवल्स वाया थर्मल एक्साइटेशन, थर्मल एक्साइटेशन से ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 1, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, इसका डिफरेंस बहुत ही कम होता है, वो थर्मल एक्साइटेशन से ही हो जाता है। उस वजह से z इक्वल्स टू
जे इक्वस टू 0 से जे इक्वस टू 1 आने में बहुत ही कम टाइम लगता है, थर्मल एक्साइटेशन से हो जाता है, जिस वजह से इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारा 3.4 होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए है। इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कराते हैं, जो कि नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, मोस्टली ए और सी में प्रॉब्लम होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड तो ये तो नहीं होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं होगा, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एफ ऑर्बिटल, अरे हम तो ये फॉलो कर ही नहीं रहे हैं ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, हम तो जे पे आ चुके हैं अब। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, मैच द कॉम्प्लेक्स विद देयर करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ज्योमेट्री। देखो, अगर इसमें कॉम्प्लेक्स पे जाओगे, कॉम्प्लेक्स क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिया गया, ज्योमेट्री क्या दिया गया, उतना सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें सिंपल वे में जाओ तो पता चल जाएगा। देखो, NCS मोनोडेंटेड लिगेंड है, 6 है इसका, तो 6 के करस्पॉन्डिंग ऑक्टाहेड्रल ही बनाएगा। एसिटाइल एसीटोन लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं, ये कुछ इस तरह से होता है, O माइनस ऑक्सीजन माइनस, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 4 है, तो इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, ज्योमेट्री नहीं पता है, तो इसको यहीं छोड़ दो। देखो, H2O हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो ये हमारा 9 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, स्ट्रक्चर छोड़ दो। 2,6 डाई मिथाइल फिनाइल 4, ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसका 4 हो जाएगा। फिर देखो, एसिटाइल एसीटोन, तो 3 गुना 2 6, इधर H2O एक 7, ये हमारा 7 हो जाएगा। अब देखो, 6 ऑक्टाहेड्रल, इसमें 5 होगा, 8 है, 8 वाला सिर्फ एक है, तो स्क्वायर एंटीप्रिज्मेट होगा, इसका हमारा 3 हो जाएगा। अब ये 9 है, 9 वाला भी एक ही है, तो ये हमारा ट्राइगोनल ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ये 4 4 इक्वल्स टू टेट्राहेड्रल एक ही है। 7 7 इक्वल्स टू मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म। आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर से ही इसका आंसर निकल के आ जाता। ठीक है, 5 3 2 1 4, 5 नहीं, 5 3 2 1 4, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बट मैं रिकमेंड करूंगा, इसमें तो आप तो आंसर निकाल लिए कोऑर्डिनेशन नंबर से, बट आप लोग इसका ज्योमेट्री भी याद रखो, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर ज्योमेट्री पूछ दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या करना, नोटबुक बनाना, इसमें एक कॉम्प्लेक्स लिखना, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना, और इसका ज्योमेट्री लिखना, ये अलग से लिखना, और आप लोग एक बार लर्न कर लेना, क्योंकि हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में ज्योमेट्री कभी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक बन जाएगा, कभी मोनोडोडेकाहेड्रल बन जाएगा, वो सब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रोल ऑफ आयरन इन फेरोसिन इन द रिएक्शन। देखो, ये फेरोसिन है, और इसमें हम लोग इस रिएजेंट का एक रिएक्शन करा के हमको ये प्रोडक्ट मिला। सबसे पहली बात तो ये रिएजेंट है क्या, इस रिएजेंट को हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं विल्स मेयर हैक रिएजेंट। ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, इसको चाहिए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं। फेरोसिन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये हमारा किस टाइप का हो जाएगा, बेस, लुईस बेस हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Fe एक्ट एज अ लुईस बेस। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी है। एसिड की तरह काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फेरोसिन हमारा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो वो क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, और लेगा भी तो कहाँ से लेगा, हमारा विल्स मेयर तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो देगा नहीं, ये तो लेने की कोशिश करेगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, the complex eta 5 C5 H5 MO CO whole 3 whole 2 when heated to 150 डिग्री सेल्सियस टू गिव ये कंपाउंड। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ टू इक्विवेलेंट ऑफ CO, देखो लिख ही लो, ईटा 5 C5 H5 मोलिबेडनम CO होल 3 होल 2, रिएक्शन करवा रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं कितने पे, 150 डिग्री पे।
क्या बन रहा है, ईटा 5 C5H5 मोलिबेडनम CO होल 2। ठीक है, यही है। निकल क्या रहा है हमारा, दो इक्विवेलेंट हमारा निकल रहा है CO। प्रिडिक्ट द चेंज इन मोलिबेडनम बॉन्ड ऑर्डर फॉर द above। देखो ये रिएक्शन लिखने की तो जरूरत भी नहीं थी हमको, ये तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर इस तरह से रिएक्शन लिखोगे तो बिना क्वेश्चन पढ़े। इसमें बोल रहा है मोलिबेडनम, इसमें मेटल मेटल बॉन्ड पूछ रहा है और इसमें मेटल मेटल बॉन्ड पूछ रहा है, दो काम करवा रहा है। मेटल मेटल बॉन्ड के लिए क्या होता है, 18 नंबर ऑफ मेटल माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। यहाँ ये भी दिया गया था, ये भी दिया गया था, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, लिख लिए। तो ईटा 5 मतलब 5, मोलिबेडनम क्रोमियम का ग्रुप का है तो 6, एक कोबाल्ट CO तो 2, कोबाल्ट नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं इसको। एक CO तो 2, तो 3 CO तो 6। इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 के साथ, क्योंकि 2 है। 6 6 12 5 17 दूनी 34। इसका देखो 5, मोलिबेडनम का 6, एक CO 2 तो 2 CO तो 4। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2। ये हो जाएगा 6 4 10 5 15 दूनी 30। अब मेटल मेटल बॉन्ड निकालो, 18 इंटू N कितना है हमारा, 2, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 अपॉन 2। ये हो जाएगा 36 माइनस 34 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया 1, ये कट गया, ये कट गया। अब इसको देखो, 18 इंटू एन कितना है, इधर भी 2 है, 18 इंटू एन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 30 अपॉन 2। ये हो जाएगा 36 माइनस 30 अपॉन 2। ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। मतलब 1 से 3 का चेंज है, 1 से 3। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, इसको भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट। द आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर इज जनरली एग्जिबिट बाय द, आपको पता है ये बोरोन केमिस्ट्री का है, जो 10 बोरोन होता है, सॉरी B12 होता है, यहाँ लिखो B12। ये आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें बोरोन ऑप्शन डी में दिया गया है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही बना सकता है, सिर्फ इसमें सिर्फ बोरोन ही है जो हमारा एकदम सीट लाइट स्ट्रक्चर बनाता है, जो आइसो आइकोसाहेड्रल, ओके, आइकोसाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है सिर्फ और सिर्फ बोरोन। ये बोरोन की फैमिली का है सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे अलग स्ट्रक्चर बनाता है, कौन सा, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, कौन, बोरोन। ये तो बस याद रखने की चीज है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टेट्राहेड्रल बनाता है। इसमें अगर और स्पेसिफिक लिखोगे तो कार्बन हमारा डायमंड, सिलिकॉन हमारा ग्रेफाइट और जर्मेनियम हमारा डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और बोरोन हमारा आइकोसा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, हेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नीडो प्रोडक्ट एक्स ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, व्हाट इज द नीडो प्रोडक्ट एक्स ऑफ द फॉलोइंग रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस रिएक्शन। देखो रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, इस टर्मिनल को काट दो और एक अलग ओलिफिन बना दो। ठीक है, यहां से पैक करो रिंग को और इधर एक ओलिफिन बना दो। ओलिफिन मतलब C2H4, C2H4 यहाँ से एक निकल जाएगा जो कि X हमारा C2H4 होगा। ये रुथेनियम कैटलिस्ट मतलब ग्रुप्स कैटलिस्ट, जो दो जनरेशन आता है, ग्रुप्स कैटलिस्ट जो दो जनरेशन आता है, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। ठीक है, इन दोनों का काम वही है, दोनों का यूज अलग अलग एप्लीकेशन है। बट अगर ग्रुप्स कैटलिस्ट आ जाए और या रुथेनियम कैटलिस्ट आ जाए और इस तरह का मेटाथेसिस रिएक्शन हो, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस, RCM। ठीक है, रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस। इसमें जो टर्मिनल अनकीन होता है वहां से डब्बा बंद करो और इधर एक स्मॉल ओलिफिन बना दो जो कि C2H4 हमारा है ओलिफिन। इसका आंसर हो जाएगा X इक्वल्स टू C2H4। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ठीक है, आज हम लोग 20 क्वेश्चंस ही रखते हैं। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। इसके पार्ट 2 में भी हम लोग 20 क्वेश्चंस रखेंगे और पार्ट 3 का देखेंगे, जितना बचेगा वो कंप्लीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और सुप्रामोलिकुलर, इन चारों को अभी टारगेट करके चला रहे हैं। इसके बाद चैप्टर वाइज आएगा ऑर्गेनिक। इसमें इन चारों को मिला के जितना होगा, पार्ट 1 में 20 हो गया, पार्ट 2 में भी 20 होगा, पार्ट 3 में जो बचेगा अराउंड 30 बचे, क्योंकि टोटल 70 के आसपास होता है इन चारों को मिला के। तो 2 लेक्चर में तो 40 कंप्लीट हो जाएगा, तो जो 30 बचेगा, जो भी बचेगा पार्ट 3 में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में 2013 से 2024 तक का कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।